गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है समीन फारूक। और आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले नहीं मत बताना। खुश आमदीद के साथ साथ मैं आपको आज ये बताना चाहूंगी कि आज ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है, ये शर्ट 7 साल पुरानी है एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं अभी तक इसमें फिट आ रही हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है, और ये अच्छी बात है, एक तो फिट आ रहे हैं, दूसरे कि आपने संभाल के रखा है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसके अंदर ये है कि किस तरीके से आपने रिसोर्सेज को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है। तो आज इस बारे में जरूर चाह रही थी कि मैं बात करूंगी कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक बार सूट पहना है या आपने 50 बार सूट पहना है। यहाँ पर अभी एक साल में मैं पता नहीं कितनी दफा ये पहन चुकी हूँ। सबको पता होगा। और जब शुरुआत मैंने यहाँ से की थी तो तब से ये सूट मेरे पास है। अच्छी बात है। और तब से मैं ये पहन रही हूँ और खराब भी नहीं हुआ। और खराब भी नहीं हुआ। तो ये कि अपने कपड़ों को संभाल के रखना सीखें। और प्लीज ये जो टीवी पे मैं उस दिन सुन रही थी एक होस्ट साहिबा को जो कह रही थी कि पता नहीं कितने सालों में आज तक मैंने कोई भी सूट रिपीट नहीं किया और मैं अपनी स्टाइलिंग पे खास तवज्जो देती हूँ। कम ऑन, आई मीन कपड़ों को, नए नए कपड़े रोज पहनना स्टाइलिंग नहीं होता। स्टाइलिंग पे ध्यान देना होता है कि आप एक ही चीज़ को किस तरीके से अच्छे तरीके से आप कैरी करते, डिफरेंट तरीके से आप कैरी कर पा रहे होते हैं। इट डजंट मीन कि आप डेली नए कपड़े पहने। आपको ब्रांड्स ठीक है प्रमोट करते होंगे, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट ये नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपके वार्डरोब में हमेशा ये होता है कि अपनी वार्डरोब बनाएं। अपनी वार्डरोब बन जाती है, उसके बाद आप एक शर्ट को 3, 4, 5 स्टाइल्स उसके साथ, आप ज्वेलरी के साथ, बालों के साथ, दुपट्टे के साथ, स्टॉलर के साथ आप उसको कैरी कर सकते हैं। और अगर ना भी चेंज करें, उसी तरह से पहन ले तो क्या मसला है? वो भी नॉर्मल है। हम भी नॉर्मल है और इट शुड बी नॉर्मल एक्चुअली। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि नॉट जस्ट दैट पर्टिकुलर होस्ट, कोई भी जिनकी आवाज़ या इवन दैट मैटर कोई भी अगर टेलीविजन पे नहीं भी है, हम नॉर्मली भी देखते हैं अपने आसपास कुछ लोग जो ये कहते हैं अच्छा शादी पे बस एक दफ़ा जोड़ा पहन लिया अब रिपीट नहीं करना, किसी इवेंट पे पहन लिया अब रिपीट नहीं करना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए सोचते नहीं इस पे तो मैंने पिक्चर लगा दी थी अब मैं पोस्ट नहीं करूँगा या करूँगी। आई मीन दैट्स नॉट नॉर्मल। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। मुझे याद है हम कुछ अर्सा पहले एक टॉपिक भी हमने रखा था जहाँ पे हम सस्टेनेबल फैशन की बात करते हैं। ब्रदर वी हैव डन दैट ट्वाइस कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप जो जितने भी ये जो इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे होते हैं, पोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज की बात कर रहे होते हैं, इसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि जो कपड़े हैं, ज़ाहिर है पूरा एक रिसोर्स जब ज़ाया कर रहे होते हैं वो कपड़ा किधर जा रहा है, वो इन्वायरमेंट में जा रहा है और इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी मिनिमलिस्ट अप्रोच, या फॉर दैट मैटर जितने आपके वार्डरोब में मौजूद हैं कपड़े उनको यूज़ करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें उनकी। और शोएब एट द सेम टाइम ये भी एक चीज़ हमें ज़रूर हाईलाइट करनी चाहिए कि हर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं होते। आप एक प्रेशर बिल्ड करते हैं दूसरे शख्स के ऊपर भी। एक चीज़ को जब आप नॉर्मलाइज कर देंगे कि ठीक है इट्स ओके टू रिपीट योर क्लोथ्स, आप कर सकते हैं रिपीट करना, कपड़ों को रिपीट करना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है। आप कोई उस महफिल में छोटे नहीं लगने शुरू हो जाते। आपका कॉन्फिडेंस बात करता है, कैसे आपने उस ड्रेस को स्टाइल करके कैरी किया होता है, वो चीज़ मैटर कर रही होती है। और ये आप दूसरों पे प्रेशर डालना मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है, स्पेशली जब आप एक स्पेसिफिक पोस्ट पे भी हों। एंड मैं कहूँगी कि जहाँ हर कोई कहता है ना इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसर हम सभी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। चाहे अपने घर में एक अपने बहन भाई हों, आपके इन्वायरमेंट में कोई भी लोग हैं, वहाँ पे आप इन्फ्लुएंस तो आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो आप में हम इन्फ्लुएंसर्स हैं। सही बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर आज हमने बात की है। सो आप भी ज़रा इस पर रिफ्लेक्ट कीजिए, अपनी वार्डरोब में जाइए, देखिए, आपको महसूस होगा बहुत से कपड़े ऐसे, बहुत सी एसेसरीज ऐसी जिनके बारे में आप ये खुद कहेंगे ये मैंने क्यों लेके रखी हैं, क्यों मौजूद हैं यहाँ पर। आप नहीं पहन रहे होते, बिला वजह आपने इकट्ठे की होती हैं। कुछ लोगों को आदत भी होती है, वो मार्केट जाते हैं, शॉपिंग की गर्ज से नहीं जाते वो जाते किसी और गर्ज से, लेकिन बस जाके अरे शॉपिंग उनकी थेरेपी होती है ना। हाँ, मेरी भी कहीं ना कहीं थेरेपी बन गई है, बन काफ़ी टाइम से मुझे है। लेकिन शोएब हमारा रोज़ का काम है, एक मतलब एक चीज़ इस लिहाज से भी देखा जाए तो एक तो रोज़ का काम है। दूसरी बात ये कि
वो वार्डरोब बन गए, एक स्पेसिफिक ड्रेसेस मुझे पता होता है मुझे मंथ में कितने लेने हैं और उसके बाद मुझे उसमें कितने ड्रेसेस रिपीट किस तरीके से करना है, उसको स्टाइल किस तरह करना है, मैनेज किस तरह करना है और फिर सस्ते कपड़े कैसे ढूंढने वो भी ज़रूरी है। सेल से कपड़े उठाना भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये नॉर्मल हैं। जो नॉर्मल नहीं है वो हमने आपको बता दिया है कि दैट्स नॉट नॉर्मल। कि आपने कोई पता नहीं 15-50 सालों से आपने अगर कोई सूट रिपीट नहीं किया तो ये कोई अकम्पलिशमेंट नहीं है, इसको नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। बल्कि हम यूँ करते हैं कि आप हमें बताएं कि सबसे पुराना जोड़ा जो आज तक आपकी वार्डरोब में है और आप पहनते हैं वो कितने साल पुराना है। ये हमें अगर आप पिक्चर भेजेंगे तो हम कोशिश करेंगे पिक्चर आपकी दिखाएं, ये आप दिखाएं कि कितने साल पहले वो जोड़ा आपने पहना था और आज भी वो जोड़ा आपके पास है और आप पहनते हैं। सो डू सेंड योर 2 पिक्चर्स, एक कब पहना था फर्स्ट टाइम और अभी वो आपके पास उसी हालत में मौजूद है। सो 2 पिक्चर्स, लेट्स डू दैट सेगमेंट। हम आपके साथ शेयर करेंगे और देखते हैं कि इसमें किसके पास कितना पुराना जोड़ा जिसमें फिट भी आ रहा है, उसको ठीक भी रखा हुआ है और वो पहन भी रहे हैं। अभी हमें बढ़ना है आगे नाजरीन, और आज जब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान टेलीविज़न जब हम बात करते हैं और उसमें हमारा एक बहुत ही प्यारा अंदाज होता है अपने प्यारों को याद करने का। आज तुम याद बेहिसाब आए। ऐसे में जब हम बात करेंगे तो आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ शायर मसरूर अनवर साहब, उनकी 30th डेथ एनिवर्सरी है। हमसे बिछड़े उनको 30 बरस बीत गए। जब उनकी हम बात करते हैं तो 1960 की दिहाई में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको शेप करने में उनका खासा किरदार रहा। ऐसे में बहुत ही उम्दा अगर हम कहें ना मिली नगमे, बहुत ही उम्दा नगमे फ़ौरन से हमारे माइंड में आएगा सोहनी धरती अल्लाह रखे। इस तरह बहुत से और बच्चे की ज़ुबान पे ये देखें उन्होंने लिखा। तो इस तरह के बहुत सारे नगमे जो हैं वो हम सब आज तक जो है अपने स्कूल में, स्कूल के असेंबली में हम सब उनको गुनगुनाते आ रहे हैं। सो उनकी जब हम बात करें तो आइए मिलकर उनको याद करते हैं। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला न सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा न सकोगे। शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी, कहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको दीना वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं गवाह है। अपनी वफा पेश करो, के मैं दिल जाए तुझे क्या पेश करो, अपनी जान नज़र करो। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, कामयाबी की, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और हर कहानी सुनने के लायक होती है। द नाइट शो में हम सुनेंगे वो कहानियां जो दिल को छू लें। मैं हूं फराह सादिया
और होगी आपसे मुलाकात द नाइट शो में। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। मौसीकी के इस शो में हम आपको 7 सुर तो सुनवाएंगे ही, मगर दिखाएंगे भी 7 रंग। बाग में फूलों ने जो पहना वो तेरा रंग है। सहेलियों की चूड़ियों की झनझन और शादी वाले घर में हर जगह बिखरे रंगों और खुशबुओं की महकार है। मेहंदी रचेगी हाथों में, गीत सेमी क्लासिकल अंदाज में भी बनते हैं और लाइट म्यूजिक में भी। अब तो गीतों में पॉप और दूसरे वेस्टर्न फॉर्म्स का फ्यूजन भी बहुत ही कामयाब समझा जाता है। जमीन घूमती है तो रात दिन होते हैं। इसमें एक कायदा है, एक मीजान है, एक मैथमेटिक्स है। हवा की धुन पर बन की डाली डाली गाए, हवा की धुन पर बन की डाली डाली गाए, कोयल कूके जंगल की हरियाली गाए। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ख़वातीन के विरासती हकूक़, इससे मुतालिक हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, इस पर सेगमेंट्स कर रहे होते हैं। किस तरीके से हुकूमत, किस तरीके से इदारे और किस तरीके से तंजीमें इस पर काम कर रही होती हैं। वो अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी है, वो लेजिस्लेशन के पर्सपेक्टिव से भी होता है और वो इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से भी होता है। लेकिन आज हमारा मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अक्सर ये होता है सोशल मीडिया पर कुछ बातें हकाइक के मुनाफी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि हम अपनी समझ के तहत उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, चंद रोज़ पहले अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस का फ़ैसला आया और उस केस के फ़ैसले में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ऑब्जर्वेशन दी और ये कहा कि ये पॉलिसी बननी चाहिए, जिसमें एक जुमला बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें उन्होंने कहा कि शादी का जो एक पूरा टाइम पीरियड होता है उसमें शौहर जो भी जायदाद बनाता है, जो भी उसका एक एक कैपिटल उसका बनता है, उसमें बीवी को हिस्सा मिलना चाहिए अगर तलाक हो जाती है खुदा ना खास्ता तो। अब इस पे ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर भी और हर तरफ से थोड़ा सा सवाल भी उठा, थोड़ी बात भी हुई कि कानून क्या कहता है, शरिया क्या कहती है। तो इस पर ज़ाहिर बहुत सी बातें होना शुरू हुई, बट हम उस पर नहीं जा रहे। हम एक तो ये बात करेंगे कि जब भी ऐसे कोई मामला सामने आता है वो क्या उससे एक स्पेसिफिक केस के मुतालिक होता है, चूँकि देखें केस टू केस चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। प्लस एक ऑब्जर्वेशन के बाद, रिमार्क्स के बाद, क्या वाकई अब वो पॉलिसी बनने की तरफ चीज़ें जा सकती हैं, ऐसी कोई हदायत हैं और किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हुमा जमील बाबर साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुमा साहिबा, ये जो केस था ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट केस भी इस लिहाज से कि इसके रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। थोड़ा सा बताएं कि क्या ऐसे रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन अब वो हम ये समझें कि उसका इतलाक हर केस पर होगा? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात वाज़ा करना चाहती हूँ कि बहुत सारी, एक तो सोशल मीडिया जैसे आपने कहा कैंपेन स्टार्ट हो गई है कि इस तरह का पॉलिसी बनने जा रही है।
सो ये एक अभी सिर्फ रिकमेंडेशन है जो एक स्पेसिफिक केस में आई है, आप कह दो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की कि इस तरह से होना चाहिए। और जब भी कोई आप कह दो कि केस होता है या उसमें तो जजेस अपने रिमार्क्स भी देते हैं और उसमें अब उन्होंने इस जो स्पेसिफिक केस की बात करें तो जनरल प्रिंसिपल पे बात की है कि इस तरह से होना चाहिए। फिर उसमें उन्होंने सूरह निसा की आयात भी कोट की हैं जिसका तर्जुमा ये है कि जब आप अपनी बीवियों को तलाक दो तो उनको एक अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एक गिफ्ट कंपनसेशन करें। सो अगर हम जूरिस्प्रूडेंस को, लॉ की जूरिस्प्रूडेंस को देख के चलें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देख के चलें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ हुआ है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो अगर इस तरह की पॉलिसी बनती है तो ये उस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आ सकती है। और यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट नहीं आया कि तलाक की सूरत में जो है वो इस तरह की इनहेरिटेंस राइट्स जो है वो अकर होंगे। उसमें 3 पॉइंट्स जो है पॉलिसी के लिए रिकमेंड किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के निकाहनामा सबसे पहले वो अमेंड किया जाए, उसके अंदर कॉलम एक डाला जाए और उसकी बहुत अच्छी एक एंडिंग लाइन है कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्ची हैं इसकी तालीम उनको होनी चाहिए, कि आप उसमें एक प्रॉपर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो है उसके राइट्स का एक कॉलम तहरीर करें कि जब भी शादी के टाइम ये लिखा जाए उसमें कि जितनी भी प्रॉपर्टी जो हस्बैंड के नाम है वो औरत को दी जाएगी। अब उसमें भी आगे कैटेगराइजेशन बयान की गई है कि एक खातून है जो कि वर्किंग वुमेन नहीं है, लेकिन वो अपनी तमाम जो है आप कहो कि फ़राइज़ अंजाम दे रही है, बच्चे पाल रही है, डोमेस्टिक वर्क कर रही है, मतलब हर उसका जो आप कह दो कि हमारी ख़वातीन करती हैं अपना फ़राइज़ अदा कर रही हैं। सो उसके लिए जो है फाइनेंशियल क्या आप कह दो कि सिक्योरिटी होगी। फिर अगर एक खातून है जो वर्किंग वुमेन है तो उसके लिए बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया गया कि उसकी इन्हेंस्ड फाइनेंशियल जो है वो राइट्स या सिक्योरिटी क्या होगी। और फिर होम रेकर का नाम भी यूज़ किया गया है कि अगर एक होम रेकर खातून होगी तो फिर उसकी क्या जो है इस सूरत में आप कहोगे को पोजीशन होगी। उसके लिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली अब अगर हम दूसरे ममालिक में भी देखें, अपने पड़ोस में देखें या वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखो तो ये ऐसे कवानीन मौजूद हैं। उसमें ये नहीं है कि बीवी को मिलेगा ही मिलेगा। अगर बीवी अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही एंड यू हैव द प्रूफ, आप कोर्ट में लेके जाते हो कि या इसने मेरे से लालच में शादी ही जो है वो प्रॉपर्टी के लिए की है, सो वो अगर आप प्रूफ करते हो तो वो नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये बहुत से ऐसे इसमें आप कहो कि कुछ पेचीदगियाँ भी हैं जो कि लोगों को समझने की ज़रूरत है और जिस पे अभी उस तरह से डीप डिस्कशन हो नहीं रही। सो ऑब्वियसली अगर मैं तो चाहूँगी कि इस तरह का इतलाक़ होना चाहिए, बिकॉज जो इस वक्त इनहेरिटेंस के राइट्स के जो इशू आप कह दो कि पोजीशन है पाकिस्तान में वो बहुत एक लम्हा फ़िक्री है, क्योंकि हमारी ख़वातीन की भी जहन साजी इस तरह से कर दी गई है कि ये चीज़ अपने भाई से लेना एक बुरी चीज़ है। ये हमारे माशरे में क्या समझा जाएगा कि तुम अपने भाई को वो वैल्यू नहीं देती हो कि तुम ले रही हो। और अगर इसी तरह एक खातून का शोहर वफ़ात उसी हो जाती है तो उसका बेटा उसकी जो 1/8 हिस्सा आता है वो भी अपने नाम कर लेता है कि अम्मा तुम क्या करोगी, मुझे दे दो। सो बाद अज़ा हम देखते हैं कि फिर जो ख़वातीन का वो कहते हैं ना अपना कोई घर नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं कहूँगी क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक तो जहेज़ पैसे पे वैसे तो लानत है, लेकिन अगर आप अपनी बच्चियों को कुछ देना ही चाहती हो तो उसको यार एक फ्लैट दे दो, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा दे, क्योंकि एग्जैक्टली देखिए वो फाइनेंशियल जो एक ख़वातीन की एक स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है। मोस्टली केसेस में यही होता है कि निकाह जो सबसे पहला थ्रेट आता है औरत के लिए निकाह के बाद, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। और मर्द के लिए बहुत आसान होता है ये चीज़ कहना, जो मैं नॉर्मल अपने माशरे में जो हमारे अदालतों में केसेस चल रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है ना आगे। आप इस पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें हमारे सोशल किस तरीके से नॉर्म्स जो हैं वो अब डेवलप हो चुके हैं, तो मर्द के लिए आसान इस कॉन्टेक्स्ट में भी होता है कि अच्छा डिवोर्स हो गई, वो अपनी ज़िंदगी के साथ मूव ऑन कर सकता है। ख़वातीन के लिए किस तरह से उनको लेबल कर दिया जाता है, किस तरीके से रुझान ही नहीं है कि दूसरी शादी भी हो सकती है, ज़िंदगी आगे भी बढ़ सकती है। सो ये थोड़ी सी चीज़ें वो चेंज होने की ज़रूरत है। जहेज़ से मुतालिक भी कोई इस हवाले से बात की गई है, कोई हिदायत दी गई है? नहीं, जहेज़ के मुतालिक तो कोई स्पेसिफिक इस जजमेंट में कुछ उस तरह से बात नहीं की गई। इसमें स्पेसिफिकली जो है वो वुमेन इनहेरिटेंस राइट्स के ऊपर जो है वो एक इम्पोर्टेंस उसको उजागर करने की कोशिश की गई है। और जैसे आपने कहा कि ख़वातीन मूव ऑन कर जाती हैं, वो मर्द जो है वो मूव ऑन कर जाते हैं। अब ख़वातीन का मसला ये होता है कि अगर देखें हक महर भी है और जब डाइवोर्स हो भी जाती है
तो उसको वो हक महर लेने के लिए भी अदालतों के जो चक्कर लगाने पड़ते हैं ना, दैट इज वेरी एग्जैक्टली मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए तो वो जो एक खातून का स्ट्रगल है ना, तो अक्सर खवातीन फिर वो जा ही नहीं सकती। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ कि जो खवातीन की एजुकेशन है ना, अब वो अगर आप इस तरह के राइट्स कर रहे हैं तो वो फिर में नहीं आने चाहिए, वो फिर शेल में आने चाहिए, फिर वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। अब ये ज़रूरी होना चाहिए कि इतनी अगर इनहेरिटेंस है तो इतना उसमें से आना चाहिए, लेकिन इस पे भी बहुत सारे, अभी आपने कहा कि और 2 बेटे, और आपने बस कह दिया या सोच लिया कि वो जो मेरे 2 बेटे हैं बस ये घर उनको जाएगा, वो चीज़ उसको जाएगी, फिर डेथ हो जाती है। इस केस में क्या फिर वाकई उस जो एक लफ्ज़ कहा गया है, जो जुमला कहा गया, जिस वक्त भी जो बात हुई पेरेंट्स की तरफ से, उसी को माना जाएगा बच्चों के पर्सपेक्टिव से कि बस बेटियों को नहीं मिलना? या बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि कुछ कहा ही नहीं गया होता, अंडरस्टूड होता है फैमिलीज में कि अच्छा वो सारे बच्चों की प्रॉपर्टी होती है। वो तो देखिए, वो अगर तो विदाउट किसी विल के या किसी इस तरह की चीज़ के वफात हो जाती है तो ऑब्वियसली वो फिर अकॉर्डिंग टू जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसके मुताबिक ही इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब जैसे आप कह रहे हैं स्पेसिफिकली किसी के सामने कोई वसीयत हुई है तो फिर ऑब्वियसली वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, फिर आप वो कोर्ट में डिक्लेरेशन का सूट करेंगे, फिर विटनेसेस आएंगे, अच्छा मेरे सामने ये बात हुई थी, ये बात हुई थी, फिर उस पर जज देखेगा अच्छा क्या चीज़ इम्प्लीमेंटेबल है और क्या नहीं है, क्या अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ है और क्या नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बट नॉर्मली ऐसा ही नहीं होता ना कि जब डेथ हो जाती है तो जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होती है, जो भी आपका बैंक बैलेंस है, व्हाटएवर यू हैव, वो जिस जो बाय लॉ है उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो तो सक्सेशन सर्टिफिकेट का बनना और वो जो भी आपकी जायदाद होती है वो डिवाइड ही उस तरीके से होती है। अगर आपका एक बच्चा नहीं है पाकिस्तान में, बाहर भी है, तो पूरा एक प्रोसेस है वो चलता है, अदरवाइज आप उसको बेच नहीं सकते, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें चूंकि अवेयरनेस भी है, थोड़ा बहुत बात भी होती है, शोज़ भी हो रहे होते हैं, तंजीमें बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिवली रोल प्ले कर रही होती हैं, क्या ख़वातीन अब आगे आती हैं अपने राइट्स के लिए क्लेम करने के लिए? नहीं, बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं रिसेंट आप कहें कि 3 से 4 साल में अगर आप जो केसेस जिस तरह से अदालतों में दायर हो रहे हैं उसकी रेशो में बहुत फ़र्क पड़ा है। अब जैसे आपने कहा ना कि बहुत कम ख़वातीन भाइयों के ख़िलाफ़ तो आती नहीं है, लेकिन अब चीज़ है, अब मैंने देखा है कि दही इलाकों की ख़वातीन भी जो हैं वो कोर्ट्स में आती हैं। अब उनको एक आप कहो कि शऊर आना शुरू हुआ है। मैं बात वही कहूँगी कि ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि लोअर लेवल पे जाके ये एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आपके पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं और आपका ये राइट है। देखिए ना, अगर एक औरत की डाइवोर्स हो गई, वो जब घर आती है वापस वालिदैन के या भाई के, तो उसके लिए कोई घर नहीं है, उसको यही ताना मिलता है ये तो तुम्हारे भाई का घर है, तुम तो हम पे बोझ हो। वो एक जो चीज़ आप कह दो कि हिंदुआना रस्में हमने जो अडॉप्ट की हुई हैं, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। अच्छा, अगेन मैं हमारे इस केस में जो सबीर ने भी सवाल किया ना जहेज़ वाला, वो इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि देखें ये केस ही ये था कि मियाँ बीवी में अलहदगी के बाद जहेज़ की वापसी की दरख्वास्त। बिल्कुल, लेकिन अब देखें ये हम सवाल दोनों यही करना चाहते थे कि ये केस करना पड़ा जहेज़ की वापसी के लिए। आई मीन जहेज़ तो ऑब्वियसली उसका है, गिफ्ट के लिए करना पड़ता है। मैं वही कह रही हूँ कि हमारा गिफ्ट तो उस खातून को दिया ना, खातून का गिफ्ट है ना, तो वो अपना गिफ्ट तो कभी वापस ले सकती है। तो वो अगला नहीं दे रहा तो आप क्या करेंगे? वो क्या, आई मीन ये दैट्स व्हाट आवर क्वेश्चन इज कि एक खातून की चीज है, वो मर्द उस पर कब्जा कैसे कर सकता है? आपने प्रूव करना है कि मेरी चीज है। देखिए, कोर्ट इज अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट। आपको कोर्ट में प्रूफ कर, जैसा मैंने पहले भी कहा, प्रूव करना पड़ेगा। मतलब देखिए, अब ये नहीं है कि सिर्फ खातून की सिक्योरिटी देखनी है कोर्ट ने। कोर्ट के लिए दोनों पार्टीज इक्वल हैं। उन्होंने मर्द के राइट्स को भी जो है वो सिक्योर करना है। बाज़ दफ़ा ख़वातीन ऐसी भी हैं जो राइट इंटेंशंस के साथ नहीं आती, या वो सारा कुछ सही सच नहीं होता उसके अंदर। ये केसेस भी हमने देखे हैं। स्पेशली हमने इस मामले में ये बहुत देखा कि वो गोल्ड जो है वो होता खातून के पास, वो कहते हैं मेरे पास तो है ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऑब्वियसली फिर वो ये नहीं है कि हर दफ़ा खातून ही मजलूम है या खातून ही जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। तो इसलिए फिर कोर्ट ने जो देखना होता है वो इम्पीजेबल एविडेंस देखनी होती है। उसने एक दोनों पार्टीज को एक मौका दिया जाता है, आप अपनी अपनी एविडेंस लेके आए, उस पर फिर कोर्ट जो है वो फैसला करती है। तो हमारे साहब ये बताएं कि शादी करते हुए ये एविडेंस रखना जरूरी है? बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ ना सबसे पहले तो ये बात बहुत जरूरी है कि जब आप रसीदें रखो, रसीदें रखें।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रसीदें रखें, आप एक जो जहेज ड्रॉप कर रहे हैं या दे रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं, दूसरी पार्टी से साइन करवाएं कि अच्छा मैंने ये आर्टिकल्स ये इतने मालियत के हैं, ये इस ब्रांड के हैं, अगर फॉर एग्जांपल ब्रांड है वट एवर, ये मैंने आपको आपके घर में पहुंचा दिए हैं, बिकॉज ये आपकी एविडेंस में काम आने हैं। उसमें ये नहीं होगा अच्छा मेरे फलां कलर का ये था, उसमें कोर्ट नहीं मानेगी। मैंने जैसे पहले कहा कि कोर्ट जो है वो सबूतों की बुनियाद पर, कागजों के बुनियाद पर चलती है। अच्छा, इसमें गोल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो बाज़ों का गोल्ड लिखवाया नहीं जा रहा होता निकाहनामे पे कि इतना गोल्ड है, ना वो हक महर में ना वैसे ऐड करवाया जा रहा होता है, बट एज अ गिफ्ट यू नो इन लॉस की तरफ से दिया जाता है। तो क्या उस सूरत में डिवोर्स अगर हो जाती है तो उसके बाद क्या जो इन लॉज हैं वो गोल्ड वापस ले सकते हैं खातून से या नहीं, वो गिफ्ट हो गया? और इन केस वही वाली बात कि खातून कैसे प्रूफ करेगी कि मुझे गिफ्ट दिया था जब वो कहीं पर लिखा नहीं है? देखें, ये जो भी मियाँ शादी के दौरान मियाँ बीवी में आपस में एज अ गिफ्ट लेन देन है ना, वो अगर मियाँ का है तो वो मियाँ का है, अगर खातून का है तो वो खातून का है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप बहुत सारे एविडेंस, आप पिक्चर्स रख सकते हैं, आप इट्स अप टू यू कि आपके पास कोई विटनेसेस हैं, घर के कोई अफराद हैं जो उसका जो है बनना चाहते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मुझे पता चला कि ये वलीमे के दिन या रात के दिन मूवी बनते हुए अच्छा एक चीज में क्यों खोल को, अच्छा वो डब्बा ऐसे भी नहीं देते ना, डब्बा खोलते हैं, उसके बाद रस्म भी है पंजाब में, उसके बाद कैमरे में अच्छी तरह उसको घुमाते हैं और उसके बाद कहते हैं ये लीजिए, और वो बस चले तो पिक्चर फ्रेम करवा कर बाहर गेट के घर के बाद में वो गोल्ड कहाँ जाता है? वो तो सास किसी के पास भी चला जाता है, लॉकर में रख जाते हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं कहना चाहूँगी कि बास और औकात ना खवातीन की तरफ से होता है कि मुझे प्रॉपर्टी दी जाए। अभी तो क्योंकि अमेंडमेंट नहीं आई, लेकिन मैं एक जो हक महर की रकम, हक महर के कॉलम के ऊपर बात कर रही हूँ, तो जो मर्द हजरात हैं उनकी तरफ से सिर्फ ये लिखा जाता है कि 2 मरला या 2 कनाल की ज़मीन तुम्हारे नाम की, तो करें ना। मैं अब उसके आगे बताती हूँ, वो सिर्फ ये लिखा जाता है। जब आप कोर्ट में आते हो ना, वो 2 मरले ज़मीन कहाँ है, वो कितनी मालियत की है, उसके पेपर्स कहाँ हैं, वो अटैच्ड है नहीं अटैच्ड है, कुछ भी नहीं होता। तो जब भी आप इस तरह का काम करें, सबसे पहले तो वो ज़मीन आपके नाम होनी चाहिए, वो शादी से पहले या निकाह के टाइम आपके नाम कराए और उसकी रजिस्ट्री उस निकाहनामा के साथ आप लफ करें ताकि आप बाद में वो क्लेम कर सकें। जब आप सिर्फ वो एक खाली पर्चा लेके आते हो ना, इसमें लिखा हुआ है 2 कनाल ज़मीन, वो कहाँ है, किधर है, कुछ भी नहीं होता। सो ये इसकी भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रही हूँ, देखिए हम निकाहनामा, देखिए कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। हम लोगों ने इसको कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि ये बहुत एक आप कह दो कि ट्रस्ट वर्दी रिलेशन है, लेकिन अल्लाह ने उस पर भी कहा है कि जो है आप इसको लिखें, कोई भी पार्टनरशिप है आप उसको लिखें। तो हमारे यहाँ इसको मायूब समझा जाता है, ओहो इसको हम पे ट्रस्ट नहीं है, अगर मैंने सामान जहेज़ लिखवा लिया, मैंने ये लिखवा लिया, हमने हमारी तलाक थोड़ी होनी है। तो लोगों का ये माइंडसेट जो है ना, ये बहुत बड़ी हर्डल है कि इसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, ये तो ऐसे अभी से ऐसी बातें कर रहा है, अदालत में जाना है। तो ये लोगों को थोड़ा ना एजुकेट करने की ज़रूरत है। हाँ, कि इसमें कोई मसला नहीं है, आप डिस्कस किया करें और लिख लिया करें, कोई ऐसी बात नहीं है। बट वेरी राइटली सेड कि ऐसी बात हो तो फ़ौरन से माइंड में जाता है, क्यों क्या तलाक की गर्ज से शादी कर रहे हो खुदा ना खास्ता, तो फ़ौरन से माइंडसेट बहरहाल उस तरफ चलो शिफ्ट हो भी जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा निकाहनामे भी हम बात कर लेते हैं कि क्योंकि अक्सर इस पर बात होती है ना, निकाहनामे की एजुकेशन और उसकी बहुत सी शिक्कें, इसको काट दिया जाता है, ख़वातीन को मालूम नहीं होता उसका। कितना इम्पॉर्टेंट है कि निकाहनामा पूरा पढ़ना, कितना इम्पॉर्टेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसमें हर चीज़ को क्लैरिटी से लिखना? वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन करने जा रहे हैं, आप ये चूज़ कर रहे हैं कि मैंने किस बंदे के साथ रहना है, कैसे रहना है और पूरी ज़िंदगी के लिए रहना है। सबसे पहले तो ये जो हमारी ख़वातीन को निकाहनामा पढ़ने को तो दिया जाता नहीं है, सिर्फ आप साइन कर दो, एक मौलवी साहब पूरी लकीर खींच लेते हैं और वो पूरी लकीरें बड़े जो है लकीर। तो अब तो इतनी एजुकेटेड लेडीज़ भी हैं जो कि निकाहनामे को उस तरह से नहीं पढ़ती हैं या उस तरह से नहीं देखती हैं। जैसा कि इस स्पेसिफिक केस की जो हम पहले बात कर रहे थे, उसकी अगर आप एंडिंग जो कंक्लूजन रिमार्क्स हैं उसमें देखें तो उसमें जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन की ज़रूरत है निकाहनामे की, कि निकाहनामे में कितने कॉलम्स हैं, आपके क्या राइट्स हैं, ये हमारी ख़वातीन को एजुकेट करने की ज़रूरत है। देखिए, जब तक आपको खुद अपने राइट्स का नहीं पता है तो आप क्लेम कैसे करेंगे? आप ये तो नहीं कहेंगे अच्छा भाई ने या अब्बू ने कहा था साइन कर दो, मैंने कर दिया। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका है। एग्जैक्टली। वो कोई दूसरा कैसे फिल कर सकता है? मैं तो इस बात पे भी हैरान होती हूँ। आई रिमेम्बर मेरे फादर ने मुझे निकाह से पहले 3 से 4 दिन पहले निकाहनामा वो लेकर आ गए थे और उन्होंने मुझे दे दिया। तो उन्होंने कहा था अपने हिसाब से आप इसको फिल करो। और मैंने एक कॉलम उसका पढ़ के मैंने अपना निकाहनामा, मैंने मेरे हाथ से खुद वो फिल हुआ है।
कि क्या है, क्या टिक होना है, क्या क्रॉस होना है, क्या ऐड होना है, क्या नहीं होना, और बाकी ऑब्वियसली जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो जो बड़े ऐड कर रहे होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। मैंने खुद सिलेक्ट किया, मैंने विटनेस कौन होगा, मैंने वो भी मैंने खुद सिलेक्ट किए कि यही होंगे और ऐसे होगा, बिकॉज वो मेरा राइट है। और ये पेरेंट्स ने एम्पावर करना है अपनी बच्चियों को। और ये प्लीज उस दिन मत देखें निकाहनामा, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको पहले मंगवाएं। आपकी शादी के कपड़े, आपकी ज्वेलरी, हॉल की अरेंजमेंट, खाना, ये इन चीजों से सबसे बड़ी चीज है और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। ये बातें जो हम हमेशा माइंडसेट की बात करते हैं ना, ये बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, क्या जब मतलब अब ऑब्वियसली साइन तो कर दिया खातून ने ना, वो तो गलती, मैं इसको गलती इसी वजह से कहूँगी क्योंकि वो आपने साइन करके अपना कॉन्सेंट दे दिया उस चीज़ पे, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस में होता है कि क्रॉस कर दिया जाता है और खातून ने सिर्फ जो है उसको पढ़ा भी नहीं होता। क्या बाद में अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, क्या खातून लीगली क्या उसको क्लेम कर सकती है कि मैंने उसको पढ़ा नहीं था या बस मुझसे साइन करवा दिए गए, मुझे इस बारे में पता नहीं था, नॉलेज नहीं था? क्या उसमें भी केसेस आते हैं सामने कोर्ट में या नहीं? वंस इट्स डन तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, अगर तो फोर्स्ड मैरिज है फिर तो और चीज़ है, ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा विद कंसेंट है, और अब वही बात है कि कानून में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अगर मैं उस वक्त कहूँ कि मैं केयरलेस था या मुझे इल्म नहीं था, तो भाई आपको पहले एजुकेट होना चाहिए था फॉर दिस। तो ये कोई ग्राउंड नहीं है कि मुझे पता नहीं था, मैं बच्चा था, मैं बच्ची थी और ये इस तरह से हो गया। दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। हाँ, फोर्स्ड मैरिज है जहाँ पे ज़बरदस्ती आपकी शादी की गई है, वहाँ पे फिर आप ऑब्वियसली फोर्स्ड मैरिज भी चैलेंज करते हैं, सारी चीज़ें चैलेंज करते हैं। जैसे फिर मैं वही कहा ना, नेग्लिजेंस ऑफ लॉ इज़ नो ग्राउंड। तो ना ये कोर्ट एक्सेप्ट करती है और ना कि कोई और प्लेटफॉर्म ये एक्सेप्ट करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, जब हो गया तो हो गया। एब्सोल्युटली। अच्छा उमा साहिबा, अगर इसी केस को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं और ये हो जाता है कि निकाहनामे में तरमीम की बात जो हो रही है, जो डिस्कशन का हिस्सा इस वक्त है, अगर लेट्स अज्यूम दिस कि अगर ऐसा होता है कि वो हिस्सा बन जाता है, उसमें लिख दिया जाता है कि शादी के बाद जो भी जायदाद बनेगी उसमें बीवी को बराबर का हिस्सा मिलेगा, सो इससे व्हाट डू यू थिंक, तलाक की शरह में कमी होगी? बहुत ज़्यादा होगी। मैंने कहा ना कि जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक मैं कहूँगी थ्रेट भी है ज़्यादातर मर्द के लिए कि कहीं खातून जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाए या फाइनेंशियली सिक्योर ना हो जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे अगर आप देखें ना जो माइंड सेट है ज़्यादातर, आप दही इलाकों में चले जाएं, वो ये है कि, और वो हमने इस्लाम की रूह को भी एक गलत से नरेट किया हुआ है कि जो मर्द है वो घर का सरदार है। अब वो सरदार किस कैपेसिटी में अल्लाह ताला ने उसको सरबराह बनाया है या किस कैपेसिटी में वो बात की है, हम वो उसको इंटरप्रेट नहीं करते। हम उसमें ये कहते हैं बस, और अभी तक वो एक मुहावरा भी सॉरी टू से मैं बोल रही हूँ, बोला जाता है कि औरत तो पाँव की जूती है, ठीक है, वेरी सॉरी टू से, लेकिन ये फैक्ट्स हैं। तो जब तक इस सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि कुरान को खुद पढ़ें, उसको तर्जुमे के, अरबी का नाम नहीं है कुरान, आप जब तक उसको इंटरप्रिटेशन के साथ अरबी के साथ नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं पता चलेगा इसमें अल्लाह ने क्या बात किया, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ इस चीज़ को बिल्कुल फोकियत नहीं दी जाती, और अब वो जो सरबराह है वो, क्योंकि औरत की सिक्योरिटी के लिए घर की, देखिए एक ही सरबराह हो सकता है, लेकिन जो घर चलाना है वो औरत ने चलाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोनों के अपने अपने रोल्स हैं, दोनों की अपनी अपनी डोमेन्स हैं, दोनों के अपने अपने राइट्स हैं। अच्छा, ऐसे में देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर हमें तलाक की शरह पे मतलब उसको नहीं इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बिकॉज हमने बहुत सारी खवातीन देखी हैं, या अच्छा मर्द नहीं तलाक दे रहा, अब्यूजिव, ऐसी शादियाँ हैं कि ये राइट अल्लाह ने दिया है, नापसंदीदा अमल, लेकिन ये राइट है, मर्द के पास भी है, औरत के पास भी है। सो ऐसे में सिर्फ कि एक फाइनेंशियल कैपेसिटी में आप बाउंड हैं और उस वजह से तलाक नहीं ली जा रही है, और एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में आप हैं, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें उसके बाद कोई आपको हल नज़र नहीं आता, लेकिन ना औरत ले रही है खुला, ऐसी सूरत में ना मर्द तलाक दे रहा, और मर्द तलाक नहीं दे रहा क्योंकि उसको एक सर्टेन अमाउंट एक्सपेंस है वो उसको पे करना पड़ेगा, उसमें भी तो देखिए औरत ही सफर कर रही है ना। ये बिल्कुल यही बात है। देखिए ना, अभी अब उसको भी वो हक महर लेने के लिए कोर्ट आना पड़ेगा, कोर्ट के लिए उसको वकील चाहिए, वकील फीस लेगा। सो वही बात है, जब तक उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है वो कैसे कोई वकील हायर करे ना, वो ये पूरा है। तो वो अब्यूसिव रिलेशनशिप के लिए भी ये ज़रूरी है कि औरत
फाइनेंशियल कितनी डिपेंडेंट है। और ये भी लॉ होना चाहिए कि लाइक ठीक है अगर डाइवोर्स नहीं दे रहा वो, आप खुला के लिए जाते हो, लेकिन फिर खुला में आपको अपना हक महर छोड़ना पड़ता है। तो वो एक जो प्रेशर औरत सहती है कि अच्छा वो खुला भी ले रही है और फिर उसको मिलता भी नहीं है, तो वही बात है कंसेसिस की ज़रूरत है, इसमें जूरिस्प्रूडेंस की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा सा आप देखना चाहिए अच्छा इस वक्त के हालात के मुताबिक हमारे लॉ को किस तरह अमेंड होना चाहिए। देखिए इज्तिहाद की बात तो इस्लाम में भी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि हम कितना इज्तिहाद यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। थोड़ा सी क्लैरिटी इस पे अगर हम लेना चाहें लॉ के हिसाब से क्या है, क्या इसमें चेंजेस की, बिकॉज हम यहाँ पे डिस्कशन भी करें कि किस तरह से एक पॉजिटिव चेंज भी लाया जा सकता है। सो क्या औरत ज़ाहिर है एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में है, मर्द तलाक दे नहीं रहा, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस औरत की कोई है ही नहीं, वो हक महर है जिसके बाद वो उस पर डिपेंडेंट हो सकती है, अपने आप को स्टेबल कर सकती है, स्पेशली बच्चे हैं जब, तो ऐसी सूरत में जब वो अदालत से रुजू करेगी, खुला की सूरत में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो ना अब वो उसे सफ़र भी थ्रू आउट वो उस मैरिज में कर रही है, वो खुला ले रही है, उसको हक महर भी छोड़ना पड़ रहा है, वो शादी में भी सफर कर रही है, वो शादी के बाद भी सफर कर रही है। मेंटेनेंस तो मिलती नहीं है। नहीं देखिए मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत के पीरियड के लिए है। अच्छा, ठीक है, बच्चों के पर्सपेक्टिव से, बच्चों के लिए बच्चों का तो एक सेपरेट, बच्चों का नहीं, मैं खातून की से बच्चों को तो मिलेगी ऑब्वियसली, ही इज बाउंड कि वो उसको पे करे, अगर नहीं पे करता तो फिर उसमें कैद भी है, जुर्माना भी है। लेकिन जहाँ तक खातून की बात है ना, वही बात है कि खातून एक तो हमारे यहाँ एक टैबू है, वो तलाक हो गई, अब जो री मैरिज है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है ना हमारे यहाँ। तो बात हुई है कि जो अमाउंट खातून की जो 3 मंथ्स की या 2 मंथ्स की जो भी इद्दत पीरियड बनता है उसके लिए आती भी है ना, वो इतनी नॉमिनल होती है मोस्टली तौर पे, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली दोनों को पार्टीज़ की कैपेसिटी को देख के किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत नॉमिनल होती है खातून के लिए। तो वो आप ये नहीं कह सकते से इससे वो आगे सर्वाइव करेगी, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसमें अगेन मैं मेंटेनेंस पे भी आऊँगा और प्लस बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी कि क्या वजह, देखें चीज़ें इतनी क्लियर हैं, दीन के हिसाब से भी क्लियर हैं, लॉ भी आपका इतना क्लियर है, फिर भी इतने ज़्यादा केसेस का होना, इतने ज़्यादा हर्डल्स का होना, ये क्यों है? हम क्यों इतने इसको क्लैरिटी के साथ और अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल नहीं कर पा रहे हैं? एक तो देखिए लैक ऑफ पेशेंस, ठीक है, फिर एक दूसरे के साथ तवक्कुआत, फिर जब 2 मियाँ बीवी के दरमियान ख़ानदान इंटरप्ट कर दे, घुस जाए, फिर लोगों को अपने राइट्स का पता ना होना, ठीक है, फिर हमारे यहाँ जो फैमिली बॉन्डिंग है, जो फैमिली मैरिज है, उसकी रिकॉन्सिलिएशन का कोई उस तरह से बाकायदा आप कह दो कि एजुकेशन नहीं है लोगों को, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। लाइक वही बात है कि जब आप सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी में पड़ जाते हैं, ये तो औरत है, ये मर्द है, या ये अगर औरत कमा रही है और मर्द नहीं कमा रहा तो औरत सुपीरियर है, तो ये जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना कि मर्द और औरत गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों ने एक दूसरे को साथ लेके चलना है, तो ये तब तक ये मसले हल नहीं होने वाले। ऐसे हो सकता है आप चूँकि इतने अरसे से माशाल्लाह आप ऐसे बहुत से केसेस देखती आई हैं, ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन और ऐसी कोई बात जब कहना चाहती हूँ तमाम सुनने वालों को जो इतने अरसे से आपकी प्रैक्टिस में रही, जो हम अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, काश, कि काश इन लोगों ने ये किया होता तो आज ये मामला अदालत तक ना पहुँचा होता। What is that one thing or maybe 2-3 things जो कि आप सजेस्ट करना चाहते हैं कपल्स को, या जो इस वक्त शादी के सिलसिले में है, प्लानिंग चल रही है? देखिए सबसे पहले तो निकाहनामा आप ज़रूर पढ़ें, उसको आप आराम से बैठ के फिल करें। और सेकंड चीज़ ये है कि देखिए जब आप फॉर एग्जांपल ख़ास तौर पे जब लव मैरिज होती है तो उसमें आपकी तवक्कुआत बहुत होती हैं, आपने वादे बहुत ज़्यादा किए लिए होते हैं, और बाद में जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं उतरती तो ज़्यादातर आपके केसेस वो वाले होते हैं। देखिए आप स्पेस दें एक दूसरे को, अगर आप में छोटी मोटी बात होगी गिव योर स्पेस, ठीक है, जब तक आप उसका भी गुस्सा ठंडा होगा, आपका भी ठंडा होगा, फिर आप कोर्ट में आएँ, या आपको जब एंड हो जाए, जब आपकी सारी रिकॉन्सिलिएशंस फेल हो जाएं, फिर आप कोर्ट की तरफ आएँ। फिर कोर्ट में भी रिकॉन्सिलिएशन का ऑप्शन होता है, लेकिन बेटर यही है कि आप जो है जितना कोर्ट से बाहर उसको ले जाएं, क्योंकि फिर ना चाहते हुए भी लोगों के दिल में एक बाल आ जाता है, यार ये तो अदालत में, ये अनफॉर्चुनेट है, ये है। एक तो ये, और ख़ास तौर पे जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, तो वो जो बच्चे अदालतों में सफ़र करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी आप कहो कि एक सैड थिंग, और जो उनकी मेंटल ग्रोथ या मेंटल कंडीशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना यार, फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन, आप ये मैं नहीं कहूँगी कि आप एब्यूसिव रिलेशनशिप में रहें, बट आप एक हर मुमकिन कोशिश करें कि अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं अपने बच्चों के लिए। सही बात है। बट
जब आपकी नहीं है, आप अब्यूजिव रिलेशनशिप में, तो ऑब्वियसली आपको भी सफ़र नहीं करना चाहिए। और वक्त मुख्तसर है, लेकिन एक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हम अक्सर ये देखते हैं कि चूँकि अभी सोशल मीडिया का दौर है, हम ऐसे बहुत से केसेस हमने देखे कि जहाँ पर पहले पूरी शादियाँ सेलिब्रेट होती हैं, कई के दिन के इवेंट्स होते हैं, बाद में शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, उस पर पोस्ट लगती हैं, वीडियोज़ लगती हैं और तवातुर से लगती हैं। पॉडकास्ट में बैठ के ऐसी बातें होती हैं, डिस्कस किया जा रहा है। यस, तो ऐसे में क्या हमारे लॉ में ऐसी कोई बात है कि अगर आपकी शादी ख़त्म हो गई है या उस प्रोसेस में है, तो आप ऐसी कोई बात ना करें अपने स्पाउस के बारे में, कीप योर माउथ शट। आई एम सॉरी, मैंने बड़ा हार्श, लेकिन वी हैव टू, क्योंकि ये हो रहा है और इसका इम्पैक्ट हम सब पे पड़ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। सो व्हाट इज आवर लॉ अबाउट दैट कि अगर कोई इस तरह करता है? देखिए, चाहे मियाँ बीवी हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे कोई भी थर्ड पर्सन है, आपके पास कोर्ट के जो दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप डेफेमेशन का सूट कर सकते हैं, आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं कि आइंदा मेरे मुताल्लिक ऐसी बात ना की जाए। सो आप लीगल नोटिस सेंड कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट वार्निंग। सो वही बात है, कोर्ट में दरवाजे तो खुले हुए हैं। अब आप अपना वही बात है, राइट कितना यूज़ करते हैं, कितना अवेल करते हैं उस चीज़ को, इट्स अप टू यू। अब सोशल मीडिया को लेके भी कुछ कवानीन होने चाहिए, सॉरी टू से हमारे सैटेलाइट चैनल्स को लेके भी कुछ एथिकल मैं कहूँगी लॉज होने चाहिए कि अच्छा यार, अगर मैं ये सब्जेक्ट चूज़ कर रहा हूँ तो किसी दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। दैट इज़ वेरी एक ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। दूसरी साइड को सुनना, मैं ये भी इस बारे में भी थोड़ा सा अगर एंड में आप इस पर रोशनी डालें कि लेट्स सपोज अगर ऐसा है, मैं सिर्फ एलिगेशन की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही कि अच्छा इसने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया और मेरे बारे में, लेट्स सपोज वो चीज़ ठीक भी है और किसी ने आपकी पर्सनल लाइफ, चाहे वो आपको स्पाउस ही क्यों नहीं है, वो आपकी पर्सनल लाइफ की कोई इन्फॉर्मेशन है, वो उसने पब्लिकली आके वो कोई स्टेटमेंट दे दिया है, क्या इस पे भी हमारा लॉ कुछ कहता है, कोई एक्शन लिया जा सकता है या सिर्फ डिफेमेशन के ही केसेस? ये तो एथिक्स की बात आप कर रही हो ना, ये मोरल एथिक्स की बात है कि आपने अपनी लाइफ को लेके क्या किस तरह चलना है या नहीं चलना है। इसमें लॉ में कोई कदगन नहीं है कि आप आके बात नहीं कर सकते हो या आप आके कोई अपना उस पर स्टांस नहीं रख सकते हो। जैसे मैंने पहले भी कहा, देखिए अगर आप कोई इस तरह की बात कर, अव्वल तो करनी नहीं चाहिए। मियाँ बीवी का रिलेशन एक बहुत सैक्रेड रिलेशन है और वो ये एक सिर्फ वो रिलेशन है जो हम दुनिया में आके खुद बनाते हैं, बाकी तो अल्लाह ने हमारे रिलेशन बना के भेजे हैं। तो उसकी जो सेक्रेसी है या उसके आप कहो कि जो तकद्दुस है वो तो आपने रखना है। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप कोई बात कर रहे हो तो फिर वो प्रूफ और ऑथेंटिसिटी के साथ होनी चाहिए। तो वो एक मुनासिब प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, वो हर जगह पर नहीं होनी चाहिए। इस मामले में भी हमें दीन से दीन से दूरी की वजह से हम ये कर देखिए ना, एक कुरान की आयत है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा है, तो वो एक दूसरे का लिबास है और वो पर्दा में बरकरार रखना होता है, चाहे आपका ताल्लुक रहे चाहे आपको ताल्लुक ना रहे। हुमा साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी। बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद जिस पर आज हम बात कर रहे थे, इसमें बस छोटी सी बात ऐड करते हैं कि हो सकता है, ये मुमकिन है, जैसा समीन आपने बात की ना, ज़ाहिर है भले नापसंदीदा तरीन अमल है, लेकिन अगर ताल्लुक ऐसा हो गया है, वो टॉक्सिक हो गया है, आप दोनों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई है और आपको ये लगता है कि आप साथ नहीं रह सकते, देयर इज़ ऑलवेज अ डिसेंट वे। अब चाहे आपके बच्चे हैं चाहे आपके बच्चे नहीं हैं, दोनों सूरतों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर मैच्योर, यू आर ग्रोन अप, बैठें, बात करें, उसको एक वाइजली बहुत तरीके के साथ सेपरेट करें, रिस्पेक्ट का ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, बजाय इसके कि वो ताल्लुक़ ख़त्म करने के बाद एक दूसरे के लिए ज़िंदगी तंग करें, टॉक्सिसिटी लेकर आएँ। और अगर बच्चे हैं तो उनके लिए चीज़ें मुश्किल करें आप, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो आप रहेंगे ना, आप कुछ कर नहीं सकते, आप अनडन नहीं कर सकते उसको, आप रहेंगे उनके पेरेंट्स और आपको उनको रेज करना ही करना है, अलग रहते हुए ही सही। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। हो गया, नहीं रहा ताल्लुक़, ख़त्म हो गया, क्या ज़रूरी है कि आपने उस ताल्लुक़ के बाद पूरी ज़िंदगी को भी अपना ख़राब करना है? एनीवेज आगे बढ़ना है हमें, और इससे पहले कि आगे हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें, चूँकि आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिस तरह से बात की थी, मसरूर अनवर साहब की ज़बरदस्त शायर रहे पाकिस्तान के, और जिस तरह से इस खत्ते की हम बात करते हैं, क्योंकि शिमला में उनकी जाए पैदाइश और उनका इंतकाल हुआ यहाँ पे 1960 और 30th उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है जब उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ज़रूर हम एक गाना जुग जुग जिए नाहिद अख्तर साहिबा ने गाया था, और जिस तरह से ये गाना भी आज जिस तरह हम आगाज़ में बात करते हैं ना कि बहुत ही खूबसूरत गीत, मिलकर सुनते हैं। जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। लब पे दुआ है, दिल में
सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कुरकुरे, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, नंबर 1 डिटर्जेंट। पहुंच गए? हाँ ऑलमोस्ट गया। तुम पहुंच गई? हाँ मैं बस बैठ ही गई हूँ। Get ready for 5G from Ufone and Telenor. It's more than just speed. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। पहुंच गए? हाँ ऑलमोस्ट गया। तुम पहुंच गई? हाँ मैं बस बैठ ही गई हूँ। Get ready for 5G from Ufone and Telenor. It's more than just speed. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। पहुंच गए? हाँ ऑलमोस्ट गया। तुम पहुंच गई? हाँ मैं बस बैठ ही गई हूँ। Get ready for 5G from Ufone and Telenor. It's more than just speed. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जरा बात करते हैं फिटनेस की और थोड़ी इंस्पिरेशन थोड़ी सी लेने की। थोड़ी ज्यादा इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है हमें। थोड़ी ज्यादा इंस्पिरेशन लेके थोड़ा सा अमल कर लेंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। मैं भी ब्रेक में खा रही थी बिस्किट और हमारे सामने बैठे थे फिटनेस ट्रेनर। तो मुझे बड़ी गिल्ट फील हो रहा था खाते हुए। नॉर्मली मैं कहा मुझे फर्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन जब सामने बैठे हुए थे मैं खा रही थी तो मैंने कहा मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैं क्यों बिस्किट खा रही हूँ। कोई बात नहीं, बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं। मैंने बताया कि मैंने रमजान से पहले बिस्किट खाए थे और उसके बाद मैंने भी कहा नहीं, आई एम सीरियस अबाउट दैट। ओके फाइन, ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं। Exactly. ये तो पहले भी हमारे शो में आए हुए हैं, बहुत से लोगों को वो ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं फॉर कॉम्पिटिशंस, वो चाहे नेशनल लेवल पर हो, वो चाहे पे इंटरनेशनल लेवल पर हो। लेकिन आज उनको बुलाने का मकसद ये है कि उन्होंने रिसेंटली
खुद अपने आप को तैयार किया है और उन्होंने कम्पीट किया और मिस्टर पाकिस्तान गोल्ड का टाइटल उन्होंने हासिल किया। हम बात कर रहे हैं सरदार खान की। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। जबरदस्त। लास्ट टाइम आप आए थे तो आपका वेट ज्यादा था, वो आपने कट किया। प्रेप चल रही थी प्रेप बस चल उसमें। रही थी। हाँ, हमारी इधर कंपटीशन हुई थी जो अभी रिसेंटली आपने बताया 80 kg में मैंने गोल्ड की अपना क्लास विन किया। तो बस वो उस टाइम थोड़ी सी रूटीन इस तरह टफ भी थी और डाइट वगैरह भी स्ट्रिक्ट चल रही थी। तो एक तो रमज़ान भी आपने बहुत टफ गुजारा होगा। रमज़ान मेरी सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर रमज़ान में भी मतलब मैं डाइट में रहूँगा, सिर्फ प्रेप में रहता हूँ, मैं ओवरऑल पूरा साल डाइट में रहता हूँ। ओके। मेरी रूटीन स्ट्रिक्ट है। अगर मैं डाइट पे ना रहूँ, मैं अपनी फिजिक अच्छी ना रखूँ, तो अगर मेरे क्लाइंटेशन जिम में मुझे देखने आते हैं तो वो अगर मुझसे इंस्पायर ना होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, तो फिर वो खुद क्या वो डाइट। ये बात तो है, आपको देखेंगे तो कहेंगे अच्छा खुद अपने आप को फिट रखा हुआ है तो ट्रेनर ठीक है। देखें कुछ आपने देखे होंगे कोच वगैरह, ज़्यादातर कोच होते हैं जो फैटी भी होते हैं, अपने आप को कोच के लिए, मगर आप खुद अगर फिट रहते हैं तो आपसे कोई दूसरा भी मोटिवेट होगा, तभी वो भी वो एक चीज़ फॉलो करेगा। ऐसे कोचेस भी हैं जो वो आपको डाइट तो बताते मगर खुद फॉलो नहीं करते। हाँ, फिर ज़ाहिर आप इंस्पायर नहीं होते। हाँ, इंस्पायर नहीं होते। आपकी जो ट्रेनिंग थी उसमें एक्सरसाइज का कितना रोल था और आपकी डाइट का कितना रोल था? देखें, अब कल भी मेरे साथ एक क्लाइंट मिला तो उन्होंने हालांकि वो बहुत ज़्यादा फैटी है, तो उन्होंने मुझे बोले कि सर मैं एक्सरसाइज पे बहुत अपना 110% दूंगा। तो मैंने बोला, मैंने कहा उसको बिल्कुल हाफ कर दें, आप 110% अपनी डाइट पे दे दें, क्योंकि आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। आप कितना खा रहे हो, कितना बर्न कर रहे हो, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज जस्ट एक आपको एक हेल्प देती है आपका कैलोरीज बर्न करने में। अगर आप इतना कैलोरीज खा रहे हो कि आप उसको बर्न करो, फिर उससे एक्स्ट्रा आप और खा रहे हो, तो वो उसका फ़ायदा नहीं है ना। आपने बहुत ही कैलकुलेशन से अपनी डाइट, डेली रूटीन पे अपनी डाइट रखनी होती है, तो आप उसके ऊपर बर्न करो, उसके एक्स्ट्रा आप इनटेक ना करो, ये ज़रूरी है। अच्छा, सिर्फ कैलोरीज को देखना होता है या आप उसी मतलब आप कैलोरी डेफिसिट में रह के या चलें उतनी कैलोरीज जो आपने लेनी है कुछ भी खा सकते हैं? ये बात इट्स बिकॉज हमने देखा है कि अक्सर होता है ना, थोड़ा अनरियलिस्टिक सी एक चीज़ लगती है कि जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं वो अक्सर कहते हैं अच्छा चीनी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, पॉइजन है। हम हमेशा ये बात करते हैं, कोई मैं इसको इनकरेज नहीं कर रही, बट वो कहते हैं ये चीज़ स्ट्रिक्टली मना है, ये खानी ही नहीं है बिल्कुल। क्या ये भी असल में जो हमारे फिटनेस फील्ड में चीनी, शुगर हो गया, वाइट पॉइजन कहलाता है, तो हम तो लोग कहते हैं कि इसको बिल्कुल आप छोड़ दें। ये बात ठीक है, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं, अपने आप को फिट रख रहे हैं, तो उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें, शुगर को तो बिल्कुल अवॉइड करें। हाँ, आपने वीक में कभी अब कहीं बाहर चले गए या किसी दोस्तों के साथ बैठ गए, आपका अगर चीट हो गया या चीट में आपने थोड़ा स्वीट खा लिया, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। ठीक है, आपको ज़रूरत है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फैट अप बंदा हो जाता है, आप कुछ भी ना इनटेक करें इस तरह, तो बंदे को एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो अपनी डाइट में कुछ चीज़ें इंक्लूड करें, बट आपने अगर पूरे दिन का कैलोरीज अपने काउंट किया है कि मैंने इसके अंदर ही रहना, तो हाँ बिल्कुल आप डेली रूटीन पे जो आपका दिल करता है आप खा लें, मगर वो कैलकुलेट करके खाएं। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिक्ट। अगर हम अपने आप को, अगर लोग बोलते हैं कि नहीं मैं जिम जाऊंगा तो ट्रेनर ने मुझे बस बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पे ही रखना है, ये ऐसा कोई सीन नहीं है। आप अगर रखते हो तो आप अपनी डाइट को बिल्कुल कैलकुलेट रखो। हाँ, मैंने आज दिन में ये खाना है, ये खाने का, उसको चेंज भी कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप बस वो बॉइल्ड चिकन और ये चीज, ये तो सिर्फ वो कंपटीशन वाले करते हैं। हमने ये देखा वो अंडे की सफेदियां ही खाए जा रहे होते हैं, इसी वजह से तो हम बिल्कुल नहीं जा ही नहीं पाते फिटनेस की तरफ। नहीं ऐसी देखें, कुछ चीजें होती हैं कि अगर हम एथलीट्स वगैरह होते हैं तो वो तो उनका एक प्रोफेशन होता है, उन्होंने लाजमी बात उस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अगर आप अपने आप को फिट रख रहे हो तो आप अपनी कुछ चीज़ों को बैलेंस करके चलें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी को बोलें कि आपने ये खाना है तो वो पूरा देश की भर के बैठ जाता है तो वो खाना शुरू कर, अब वो भी फिर नुकसान है। आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो, कुछ बैलेंस करके चल सकते हो। लेकिन इसमें सरदार भाई क्लीन ईटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्लीन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। हाँ, ये आया ना मुद्दे पे। अब आप निकालेंगे बिरयानियां, निहारियां, चप्पल कबाब, सीख कबाब। क्लीन ईटिंग है तो फिर तो ब्लावा चिकन और अंडे की सफेदियां, सैलेड यही बचता है ना। देखें, जरूरी ये नहीं है ना, मैं फिर वही बात करूंगा कि मैंने बैलेंस का मतलब ये है कि आपके अगर कार्ब्स वगैरह होते हैं या आप फैट यूज कर रहे होते हैं, लाइक अगर आप कुछ बना रहे हो, कुछ स्टीम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट थिंग कि आप उसको एज अ जो आपका जो हेल्दी फैट है
आप उसको ऐड कर सकते हो। तो एक चीज़ होती है, अगर आप उसको बैड तरीके से बना रहे हो तो आप उसको गुड वे में बना लो। हाँ, डीप ठीक है, फ्राई तो ना आप- करें, एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर लें। हाँ, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर कुछ चीज़ों को अगर हम निकाल भी दें तो हम उसकी इंटेक कहीं और से भी कर सकते हैं, सही हम बात उसको और तरीके से भी बना सकते हैं, टेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने आपको बोला ना कि आपने बॉइल्ड ना यूज़ करें, बॉइल्ड कुछ चीज़ें भी नहीं यूज़ कर सकते, Grilled. आप ग्रिल भी कर सकते हो, Yes. स्टीम भी कर सकते Taste हो, भी आएगा। उसमें भी टेस्ट आ सकता है। ये तो डिपेंड करता और है, ऐसे ऐसे टेस्ट डेवलप हो भी जाता है। डेवलप हो भी जाता है। पर बंदे को आपकी थोड़ा कुकिंग सा स्किल्स है ना, वो भी तो सामने स्टार्ट में बंदे को थोड़ा सा मसला होता है, बट फिर वो रूटीन बन जाती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, सही बात है, फिर आपसे वो अनहेल्दी चीजें नहीं खाई जाती। नहीं खाई जाती। अच्छा, नॉर्मली इतने अरसे से आप माशाल्लाह क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं, कोई बुनियादी सी गलतियां जो आपने ऑब्जर्व की हो जब भी आप बॉडी बिल्डिंग के उसमें आते हैं, या कट करने आए हैं, या बॉडी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव हाँ। इसमें देखिए रुझान एक हो जाता है ना, और बड़े Fitness का? यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा होता है कि जी हम बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दें। क्या गलतियां जो करते हैं? गलतियां तो ये हैं जो हमारे आजकल में, मेरे को सोशल मीडिया पे इससे पहले थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी इन चीज़ों पे, तो हमारे जो आजकल जो कुछ ट्रेनर्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो थोड़ी सी गलत गाइड करने की वजह से लोग थोड़ा सा परेशान भी हुए हैं। मुझे बहुत से इस तरह मैसेज इंस्टा पे भी आते हैं। अब बात यह है कि हमारे जो यंग जनरेशन है ना, तो वो हमें देख के जिम में आके हमें देखते हैं कि हम, मतलब अब हमारा अगर टाइम हुआ तो 14-15 साल 14-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो अगर चीज़ आती है, अगर हम स्टेज पे जाते हैं तो स्टेज पे जाने के लिए बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइसेस करनी पड़ते हैं, हेल्थ के साथ खेलना पड़ता है। आपको पता होगा कि उसमें मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, ये सारा ऑल एंड दैट ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हमारी जो फिजिक होती है वो उस पे डिपेंडेंट है। आप उसको, हाँ, वो नेचुरल नहीं है। वो अगर लोग बोलते हैं कि मैं नेचुरली कोई compete कर रहा हूँ या बड़े लेवल पे स्टेज पे जा रहा हूँ, तो वो उसके बगैर नहीं है। तो जो हमारे यंग जनरेशन के लोग आते हैं उस प्रेप के दौरान हमें जो है देखते हैं कि एक्सरसाइज हो रही है, ओहो यार इस बंदे की बॉडी देखो, ये तो वो ईगो पे आ जाती है, वो ईगो लिफ्टिंग शुरू कर देते हैं। अभी स्टार्ट नहीं किया होता तो सप्लीमेंटेशन पे फोकस डाल लेते हैं कि नहीं हमने डाइट नहीं लेनी है, इस चीज़ पे जाके हमने इस चीज़ को बहुत जल्दी अचीव करना है। तो उस वजह से वो यंगस्टर होते हैं, उनको उनकी बॉडी उस चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर रही होती है, वो उस मेडिसिन वगैरह को स्टार्ट करके अपने हेल्थ इश्यूज और ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं। अगर आप कर भी रहे हो, अगर हम कर रहे हैं, तो अगर मैं हूँ, मुझसे कोई कोचिंग लेता है, या मैं अगर किसी से ले रहा हूँ, तो मेरे सर के ऊपर भी मेरे कोच होते हैं जो मुझे गाइड कर रहे होते हैं फर्दर मुझे मेरे डाइट के हवाले से, मेरे सप्लीमेंट्स के हवाले से। प्लस इतने सालों के बाद अब आप उस तरफ आए हैं और आपको पता है कौन सा सप्लीमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड है या कौन सी मेडिसिन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आपको देखकर अगर हर कोई वो इस्तेमाल करेगा तो उसकी बॉडी टाइप डिफरेंट हो सकती है। तो आई मीन ये बड़ा अच्छा आपने रेज किया कि ये सबसे बुनियादी गलती है जो इस वक्त होती है। अगर आपने आज ही जिम स्टार्ट किया और दूसरे हफ्ते आप कहते हैं जी मैं तो वे प्रोटीन के साथ ये भी ऐड करूंगा और ये भी ऐड करूंगा और ये भी ऐड करूंगा। देखें, अब वे प्रोटीन लोगों ने सिंपल एक चीज़ सीखी हुई है कि मैं जिम जाऊंगा तो जिम जाते हुए उनके दोस्त होते हैं, उनके कोई इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो सीधे तरह देखें उन्होंने तो अपना काम चलाना है, तो वो तो या तो अपनी ट्रेनिंग फीस वहाँ से कलेक्ट करेंगे, फिर उल्टा उनको सप्लीमेंटेशन पे रिकमेंड करेंगे। अच्छा, डाइट गाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट उनको सप्लीमेंटेशन पे करेंगे अगर वो बिगनर भी हो, हालांकि ज़रूरत नहीं होती। मैंने हमेशा बोला है कि जो प्रोटीन होता है, जो आर्टिफिशियल आता है, तो वो तब ज़रूरी होता है कि आपको अगर पता है कि हाँ मेरा ये वेट है, मैंने डेली इनटेक में 150 और 170 ग्राम प्रोटीन इनटेक करना है, तो अगर वो वहाँ से नहीं पूरा हो रहा है, मैं बिजी रूटीन है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो अगर मेरा कम से कम 25 to 50 ग्राम प्रोटीन मेरा इनटेक कहीं से मिस हो रहा है, तो ठीक है, वो इजी टू यूज़ है, शेक करके पी लिया। या बेगम खाना नहीं दे रही तो फिर आप वे प्रोटीन ले लें। अब वे प्रोटीन से वो खाना नहीं पूरा होता है। बेगम खाना नहीं दे रही तो खाना खुद बना ले। हाँ, खुद बना ले। खुद बना ले। जिम जा सकते हैं, वजन उठा सकते हैं, बर्तन भी उठा लें। हाँ, ये इनमें बड़ा मसला है। अब मेरे जिम में भी इस तरह होता है। अच्छा, कुछ ये चीज़ें होती हैं जिम में, अगर आप जिम आ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, देखिए वो आप अपने आप को एक रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप अपनी बॉडी बना रहे हो, ठीक, तो वो वेट लिफ्टिंग तो 40 केजी तक और 50 केजी तक डंपल उठा लेंगे, उधर ही फेंक देंगे, फिर वो देख रहे हैं ये कौन उठा के रीरैक करेगा।
तो उसमें उनमें वो हिम्मत नहीं होती, अपने लिए पानी तक नहीं लेकर आ सकते हैं। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी सीखनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में हर चीज़ को ऐड करना चाहिए। सही बात है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर जिम में हम देखते हैं वो वेट बस वहीं फेंका और चले गए, हालांकि बड़े जगह लिखा भी होता है कि जहां से वेट उठाया है वहां प्लीज वापस रख दें। ये बड़ा जरूरी दोबारा उठाकर तो करतूत ठीक करें ना अपने, उतना एक्सरसाइज करें कि आप में वेट वापस रखने की हिम्मत हो। इम्पोर्टेंट है जी, सिर्फ पोस्ट कर देना कि मैं जिम गया हूँ या गई हूँ तो दैट्स नॉट इनफ। वैसे ये होता है कि स्टेटस लग जाते हैं ना अक्सर सिर्फ के डे 1 जिम का, और बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है, और पहले कुछ दिन स्पेशली ये साल के शुरू में आता तो बहुत ज़्यादा देखते अच्छा होते हैं। ये ऐसे बहुत होता है, जब फर्स्ट बंदा कोई बिगनर कोई जो भी आता है ना, तो वो बड़े शौक से आता है, पिक्चर डाल ली इंस्टा पे, स्नैप पे, ज़्यादा हफ्ता दिखते हैं। हाँ वो 1-2 दिन ही दिख जाते हैं, फिर उसके हफ्ता बाद में बहुत ज़्यादा बता रही हूँ। उनके दोस्त ही बता रहे थे कहाँ तक पहुंची है ट्रांसफॉर्मेशन, यार बस बिजी था यार, नहीं जा सका। नहीं जा सका। थोड़ा सा सलार भी अपनी इस ट्रेनिंग के बारे में बताएं जो स्पेसिफिकली आपने मिस्टर पाकिस्तान गोल्ड के लिए की। एक तो कितनी ड्यूरेशन थी इसकी, और इसमें आपने अपने डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को, स्लीप को, और भी कोई चीज़ अगर इसमें मैनेज की है वो सप्लीमेंट के पर्सपेक्टिव से, किस तरह से मैनेज किया? मैं अगर अब आपको एक चीज़ बताऊं कि ये एक तो प्रेप करनी मैंने थी नहीं। अच्छा। हाँ, तो मैंने आपको बोला ना कि कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही थी, मेरे कुछ स्टूडेंट थे, उनके हवाले से कुछ कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, तो कुछ फेडरेशन होते हैं, आगे पीछे बातें हो जाती हैं, तो वो मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, चैलेंजिंग था, मैंने करना था उसको तकरीबन 90 डेज़ में। ऑल मेरी बॉडी फैटी थी, मुझ में कुछ भी नहीं था उस टाइम। बट मैंने प्रेप स्टार्ट कर लिया अपने कोच के साथ डिस्कस करके। ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैंने कोच के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। बट कोच ने मुझे सिर्फ बोला कि अगर आप कब से ये चीज़ें कर रहे हो, आपको पता होगा कि मेरी बॉडी कहाँ से कहाँ तक चेंज कितने टाइम में होगी, क्योंकि वो एक एथलीट को पता होता है, उसने किया होता है। तो मैंने सिर्फ उनसे इजाज़त ली और मैंने शुरू कर दी। बट जो हमारे मेडिकेशन वगैरह, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस तरह भी आपने पहले बात की कि आप डाइट करते हो या जो एथलीट्स होते हैं उनके बाल गिर जाते हैं, तो सिर्फ बालों की बात वो नहीं होती कि हमारे बाल गिर रहे होते हैं, इसमें हमारी नींद ख़राब हो जाती है, हर एक चीज़ में। फिर वही बात कर रहा हूँ, जो बिगनर है वो हमें देख भी रहे होंगे, मैं यही कहूँगा कि अगर आप प्रॉपर अगर ट्रीट हो रहे हो इस तरह कंपटीशन के प्रेप में, तो आपको ये चाहिए कि आपके प्रॉपर जो है ना ये प्रोटीन और क्रेटीन और ये बाकी मेडिकेशन, ये ज़रूरी नहीं है, आपके प्रॉपर ऑर्गन्स फ्रेश होने चाहिए उस दौरान, आपके रिसेप्टर्स फ्रेश होने चाहिए। अगर आप स्टफ़ यूज़ कर रहे हो, कुछ भी मेडिकेशन यूज़, और स्ट्रेस डाले आपके ऑर्गन्स पे, तो ऑर्गन्स कहाँ कहाँ आपके दिमाग में, आपके हार्ट में, आपके किडनीज़ पे, ठीक है, बंदा बहुत डिप्रेस होता है उस टाइम। ओके। क्योंकि डाइट स्ट्रिक होती है, कैलोरीज डेफिसिट होता है, एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो होती है, तो आप बंदे को गुस्सा भी आता है, एग्रेशन भी फील हो रहा होता है, ट्रेनिंग भी हार्ड होती है, तो उस दौरान नींद भी ख़राब हो जाती है। मेरी तो ये रूटीन थी कि मैं सुबह शाम ट्रेनिंग करता था, मेरी तकरीबन 2 से 3 घंटे कार्डियो होता था, और अपने पास अपने जो जिम के मेरे बाकी कोच हैं, 1-2 को अपने सर पे ऊपर खड़ा करके, अगर मुझसे नहीं भी लग पा रही हो तो वो मुझे लगवाते थे एक्सरसाइज। अच्छा, उस दौरान फिर मैं और एथलीट्स भी ट्रेन कर रहा था, मतलब उनको भी टाइम देना होता था, तो बहुत ही फेड अप हो गया था। बट कहीं ना कहीं किसी तरीके से बस उधर अपने आप को पहुंचा दिया था कि हाँ मैं यहाँ पर। अच्छा, फिर लास्ट भी मैं तकरीबन 2 वीक्स में या 1 वीक्स में मैं अपने आप को प्रॉपर ऑब्जर्व कर रहा था कि हाँ मैं अब एबल हूँ स्टेज पे जाने के लिए कि नहीं। अगर मुझ में थोड़ी सी भी ऊंच नीचे, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं बिल्कुल उस टाइम में स्टेज पे ही नहीं जाऊँगा। दैट मीन्स आपने पहले वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया कि नाउ आई कैन गो ऑन स्टेज। बट जब रेडी हो जाते बंदे को थोड़ी सी वो होती है कि हाँ प्राउड फील हो रहा है कि हाँ मैंने कहीं पे कमी नहीं छोड़ी। और दूसरी चीज़, मैंने तकरीबन आज से 7 स्टेज 8 स्टेज खेलें, उसमें मैंने तकरीबन 4 टाइटल में होल्डर हूँ। तो मैं हमेशा ये लड़कों को भी बोलता हूँ कि आप अगर कभी प्रेप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमेशा ये ना सोचे कि हार जीत का, ये हम जो करते हैं ना, हम पूरा साल उसको एंजॉय करते हैं कि हमने अपनी बॉडी को बिल्कुल आउट ऑफ कंडीशन कर दिया, तो पूरा साल वो प्रेप करके हम एंजॉय कर रहे थे कि अब क्या बनाएंगे, अब किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ताकि स्टेज में लोगों को दिखाएं कि हमने क्या किया और क्या करके आ गए। तो ये कोच के लिए और एक एथलीट के लिए एक बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छा एक जर्नी होता है। ये हर साल के साथ ऑनेस्ट होता है ना, अपने काम के साथ, अपने पैशन के साथ, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा सालार, ऐसे में हमने कुछ न्यूज़ आ जाती है सोशल मीडिया पे पिछले कुछ टाइम से, तो काफ़ी ज़्यादा होता है कि जिम में एक्सरसाइज करते हुए जो लड़के हैं स्पेशली, उनको हार्ट अटैक हुआ
ये केसेस हमने काफ़ी सारे देखे। इसकी क्या वजह होती है? क्या बॉडी उनकी प्रिपेयर नहीं होती इस तरह की इतनी एक्सरसाइज करें? ये मैं खुद भी बात करने वाला था। अब रिसेंटली मेरे खुद का जो जिम का ट्रेनर है, अब वो तो आ रहा है सिर्फ एक ट्रेनिंग दे रहा है। मैं वही बात कर रहा था कि कुछ कोचेस वगैरह होते हैं, कुछ ट्रेनर होते हैं जो आपको एकदम से सप्लीमेंटेशन पे लगा देते हैं। देखिए, अब किसी को क्या पता है कि क्लाइंट आ रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, उसको उसकी जो बॉडी के अंदर जो है ना कोई मतलब कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। आजकल तो आप जहाँ भी देखें एंजाइटी और डिप्रेशन हर जगह है, वो छोटे छोटे लड़कों में, कम एज की उम्र में, हर बंदे में, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि इस बंदे में जो है ना थोड़ी सी हेल्थ इशू चल रही है और आप उसको सप्लीमेंटेशन पे लगाते हैं, खास तौर पे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दूसरा लड़का कहता है सर मेरी तो स्ट्रेंथ कम है, मैं किस तरह ये वेट लिफ्ट करूंगा, मैं कैसे एक्सरसाइज लगाऊंगा, मैं डाइट क्या लूँ, डाइट के अलावा वो डाइट पे गाइड ही नहीं करता है। अब प्री वर्कआउट लो। अब प्री वर्कआउट पे यहाँ पर बात होती है, तो प्री वर्कआउट एक बिगिनर के लिए भी होते हैं और एक हमारे लेवल के एथलीट्स के लिए भी होता है। ओके। क्योंकि अगर हम यूज़ करते तो हम तो मेडिकेशन पे हैं, तो अगर हम बहुत हाई लेवल पे प्री वर्कआउट लेते तो हम उसको कर सकते हैं, मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा लड़का या कम एज का लड़का वो आ जाता है और उसने कभी कॉफ़ी भी ना पी हो। देखिए, स्टिमुलेंट और स्टिमुलेंट फ्री, ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं स्टिमुलेंट फ्री हूँ तो मैं स्टिमुलेंट चीज़ नहीं यूज़ कर सकता। सही है। अगर मैं यूज़ करूँ, मेरा एकदम से बीपी डाउन होना शुरू हो जाएगा, हार्ट रेट बहुत ऊपर चला जाएगा, मैं बज हो जाऊंगा, ठीक है, मैं कोलैप्स भी हो सकता हूँ जिम में। तो ये चीज़ें मैं नहीं यूज़ कर सकता, तो मुझे नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्टिमुलेंट हैं, स्टिमुलेंट फ्री हैं, फिर उस हिसाब से आप अपनी डाइट रखें और फिर सप्लीमेंटेशन रखें। ये ना कि अगर आपने प्री वर्कआउट ले ली, हाँ ये प्री वर्कआउट बहुत मजे का है, उसका डब्बा भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव लुक आ रहा है तो मैं ये खाऊंगा या मैं ये पीऊंगा, मैं वेट लिफ्ट करूंगा। अब उसकी न्यूट्रिशन फैक्ट पे उन्होंने नहीं देखा है कि उसके कैफीन 300 प्लस या 400 तक जा रहे हैं। तो अगर मैं उसका हाफ भी लूंगा और मैं स्टिमुलेंट नहीं हूं तो मुझे तो चक्कर आना ही है, मेरा तो हार्ट रेट ऊपर चला जाएगा। तो फिर उस तरीके से अगर कोई इस तरह इनटेक कर लेता है और फिर वो एकदम से वेट लिफ्ट करता है तो हार्ट रेट तो उसका वैसे भी ऊपर जा रहा होता है, और जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं सफोकेशन वैसे भी फील होती है, तो हार्ट रेट और ऊपर चली जाती है। तो इस वजह से लोग कोलैप्स भी हो जाते हैं, थोड़ी सी हार्ट फेलियर पे भी चले जाते हैं। तो माइंडसेट उस टाइम काम ही नहीं कर रहा होता है। तो जिम में, हर जिम में ना तो कोई हेल्थ एक्सपर्ट होता है, ठीक है, तो अवॉइड करें इन चीज़ों को। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने कुछ भी गाइड करना, कुछ चीज़ें आपने किसी से पूछने भी हो तो कोई प्रोफेशनल कोच के अंडर बंदा, हाँ, ना भी मिले तो ना यूज़ करें। कॉफ़ी सिंपल चीज़ है, उसमें कितना कैफीन होगा, वो तो हर बंदा यूज़ कर सकता है। और अगर आप कॉफ़ी लवर नहीं भी हैं तो आप प्री वर्कआउट तो बिल्कुल। तो ये जो ग्रुप क्लासेस होती हैं, ये क्योंकि रुझान है काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से भी मैं देख रही हूँ, और बड़ा इंटेंस वर्कआउट होता है बाज़-औक़ात। कार्डियो के लिहाज से भी देखें तो वो कहते हैं जी अपनी लिमिट्स को पुश करना है और हार्ट रेट को जितना ऊपर ले जा सकते हैं, हार्ट रेट को जो है वो आप उतना ऊपर लेके चले जाएं। बाज़-औक़ात आप कोलैप्स करने वाले होते हैं, बट स्टिल यू नो आपको उस ग्रुप ने अपने आप को उस प्रेशर में आपको फॉलो करना पड़ रहा होता है। क्या ये भी गलत रुझान है? नहीं, देखें, जब एक ट्रेनर होता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनर आपको गाइड कर रहा है, वो आपको ट्रेन करा रहा है, तो उस ट्रेनर को लाजिम बात है पता होगा कि मेरे क्लाइंट्स वगैरह किस तरह हैं, वो इसको जज कर रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो यहाँ पर एक एथलीट को खड़ा करते हैं, यहाँ पर एक सिंपल एक लड़के को खड़ा कर दें, तो मैं ये नहीं कि मैं एथलीट को जिस तरह ट्रेन कर रहा हूँ मैं उसको भी ट्रेन करूँगा, मैं उसको वहाँ तक पहुँचाऊँगा, तो फिर मैं उसको वहाँ उस हिसाब से मैं लिफ्ट करवाऊँगा, उस तरह मैं रेप्स लगवाऊँगा। तो ये एक ग्रुप क्लासेस में भी अगर आप देख रहे होते तो वो इतने इंटेंस लेवल पे तब जाते हैं जब उनकी क्लास थोड़ा सा मतलब उस पेस पे 2-3 वीक्स 4 वीक्स, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सर एक्सरसाइज बढ़ती जाती है, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, तो उनकी बॉडी यूज टू हो जाती है। मैंने अभी भी बोला ना, ये प्री वर्कआउट के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई प्री वर्कआउट यूज कर रहा है, अगर वो स्टिमुलेंट भी है, तो एकदम से पूरी इंटेक तो नहीं कर सकता है, वो थोड़ा थोड़ा करके है अपनी इंटेक पूरी करेगा। तो उस हिसाब से एक्सरसाइज की रूटीन भी इसी तरह होती है। और वो ट्रेनर बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं कि यू नो बॉडी हर वक्त बर वक्त